हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दिस वीडियो। आई होप यू ऑल आर गुड। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एज ऑफ चौसर। आज के इस वीडियो में हम लोग एज ऑफ चौसर को देखेंगे और देखेंगे कि एज ऑफ चौसर में क्या है और किस तरह से हम लोगों को पढ़ना है। फ्रेंड्स, अगर आपने जीटेट का सिलेबस देखा होगा लेवल 2 का, तो किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हो या फिर लैंग्वेज के हो या फिर मैथ साइंस के हो, 15 मार्क्स का जो इंग्लिश है उनको पढ़ना कंपलसरी है। और इंग्लिश का सिलेबस अभी आपने देखा कि बहुत ही लेंदी यहाँ पे दिया गया है, बहुत ही वास्ट है। इतना हम लोग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं था, लेकिन क्या करें, झारखंड है तो यहाँ का सिलेबस आपको पता है या फिर यहाँ का रूल रेगुलेशन तो आपको पता ही है। तो हम लोग को पढ़ना ही पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय भी हम लोगों के पास नहीं है। अगर बाय द वे अगर सिलेबस चेंज करता है तो हम लोग फिर इसको स्किप करेंगे और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। लेकिन जब तक सिलेबस नया हो सकता है कि चेंज करे, तो अगर जब तक सिलेबस चेंज नहीं करे तब तक तो हम लोग को यही मान के चलना है कि इसी को पढ़ना है। और टाइम भी हम लोग ज़्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि शायद अगर एग्जाम ले ले तो हम लोग का तो सिलेबस पीछे रहेगा। तो इसीलिए हम लोग जो है बिना इस बातों को ध्यान में रखे हम लोग आज एज ऑफ चौसर को शुरू करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं और क्या क्या इसमें पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एज ऑफ चौसर जो है हमारे सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन है। यू कैन सी लैंग्वेज इंग्लिश। फर्स्ट है हमारा द एज ऑफ चौसर, ओके, जिसका पोइट्री और एज ऑफ चौसर का जो हिस्ट्री है हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो इसी टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे और धीरे धीरे हम लोग सभी टॉपिक्स को यहाँ से करते ही जाएंगे, जिसमें हमारा एज ऑफ शेक्सपियर पढ़ना है, द क्लासिक एज पढ़ना है, रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, मॉडर्न एज एंड इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग का फर्स्ट रहेगा एज ऑफ चौसर। चलिए, तो विदाउट एनी डिले हम लोग शुरू करते हैं एज ऑफ चौसर। ठीक है, तो सबसे पहले एज ऑफ चौसर जानने के पहले हम लोग को जानना होगा कि एज ऑफ चौसर जो है आया कहाँ से, एक क्या है ना। जो इंग्लिश बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते उनके लिए ये लग रहा होगा कि ये है क्या, है ना। तो उसके लिए मैं बता दूं कि एज ऑफ चौसर एक युग होता है। जिस प्रकार से हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो हिस्ट्री में पढ़ते हैं मॉडर्न, एंशिएंट एंड मिडिएबल, मतलब आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। उसी तरह इंग्लिश में भी बहुत सारा एज आया, ठीक है, पीरियड्स आया, और उस पीरियड का नाम दिया गया, बहुत सारे अलग अलग पीरियड्स का नाम दिया गया, जिनमें से जिस पीरियड का सबसे प्रोमिनेंट राइटर, यानी कि जो सबसे फेमस राइटर जो हुआ करता था, उसी के नाम से उस एज का नाम रखा गया। तो उसी तरह एक एज था जिसका नाम था एज ऑफ चौसर, जो कि हमारा मिडिल इंग्लिश पीरियड में आया था। इस एज का जो मिडिल इंग्लिश पीरियड का जो राइटर था वो चौसर था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइटर, बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर था। तो इसीलिए हम लोग इस एज को द एज ऑफ चौसर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ होगा। चलिए, तो इसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि इंग्लिश का जो लिटरेचर का पीरियड रहा है वो कौन कौन से पीरियड रहा है। क्योंकि हम लोग को तो लगभग सभी पीरियड दे दिया, एलिजाबेथन पीरियड, रोमांटिक पीरियड, विक्टोरियन पीरियड, सिलेबस ने भी आप देखा सिलेबस में। तो सारे चीज़ जो है हम लोगों को पढ़ना है। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग इंग्लिश का जो पीरियड्स हैं वे सभी को देखते हैं कौन कौन सा काल आया। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे द ओल्ड इंग्लिश पीरियड और द एंग्लो सैक्सन पीरियड। ठीक है, तो इंग्लैंड में जो है ओल्ड इंग्लिश पीरियड था कब से, 450 से लेकर 1066 तक। ठीक है, तो इसका नाम जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड था उसका नाम एंग्लो सैक्सन पड़ा। अब एंग्लो सैक्सन क्यों पड़ा, तो इसके पीछे भी हिस्ट्री है। तो एंग्लो सैक्सन इसलिए पड़ा क्योंकि इंग्लैंड जो था ना, इंग्लैंड जो था वो बहुत सारे अदर स्टेट, यानी कि जैसे फ्रांस हो गया और बहुत सारे अदर कंट्री जो उसके नेबर्स थे, उसका कॉलोनी था, यानी कि उसका बोल सकते हैं कि गुलाम था इंग्लैंड। ठीक है, जिस प्रकार इंग्लैंड पहले इंडिया का गुलाम, इंडिया को गुलाम करके रखा था, उसी तरह इंग्लैंड खुद पहले फ्रांस का गुलाम था। तो वहाँ पे एंगल्स और सेक्शंस, एक यहाँ पे ट्राइब्स हैं। ठीक है, एंगल एंड सेक्शन। तो एंगल और सेक्शन का वहाँ पे क्या था, बोल सकते हैं कि वहाँ शासन था। तो इसीलिए उस एज को एंग्लो सेक्शन पीरियड के नाम से जाना जाता है। फिर 1066 तक इस एज को रखा गया। उसके बाद आया मिडिल इंग्लिश पीरियड। तो मिडिल इंग्लिश पीरियड में क्या हुआ कि एंग्लो नॉर्मन पीरियड, इसको दो पीरियड में बांटा गया, एंग्लो नॉर्मन पीरियड और द एज ऑफ चौसर। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि एज ऑफ चौसर जो है वो कौन से एज से बिलोंग करता है, तो द मिडिल इंग्लिश पीरियड से। ठीक है, हम लोग को स्पेशली तो द एज ऑफ चौसर ही पढ़ना था, लेकिन जब तक हम लोग इसके कुछ कुछ मतलब ब्रीफ में हम लोग इसका समरी नहीं देखेंगे, इसका हिस्ट्री नहीं देखेंगे, तब तक हम लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, एज ऑफ चौसर हम लोग को यहाँ से पढ़ना है। उसके बाद आता है रिनासा पीरियड। ठीक है, रिनासा पीरियड यानी कि पुनर्जागरण का काल। ठीक है, उसी में हम लोग को पढ़ना है एलिजाबेथन एज, जो आपके सिलेबस में भी मेंशन है। और इस एलिजाबेथन एज को हम लोग एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर है हमारा जैकोबियन एज, जिसको एज ऑफ डन के नाम से जानते हैं। यहाँ स्पेलिंग करें DONNE होता है। ठीक है, फिर आगे इसी तरह बहुत सारे एज में यहाँ डिवाइड किया गया। न्यू क्लासिक
पीरियड, जिसको रेस्टोरेशन पीरियड, अगस्टन एज और एज ऑफ सेंसिबिलिटी और एज ऑफ जॉनसन कहा जाता है। फिर हमारा 5th में रोमांटिक पीरियड और विक्टोरियन पीरियड 6 में। तो इसी तरह हम लोग एक-एक करके चौसर के बाद हम लोग एक-एक करके सभी को देखते जाएँगे। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे अपने इस वीडियो में मिडिल इंग्लिश पीरियड को, जिसमें हमारा चौसर एज आता है, ठीक है? तो मिडिल इंग्लिश पीरियड कब हुआ? शुरू हुआ तो 1066 से 1066 से 1500 के बीच में रहा, ठीक है? अब बताइए 1066 से हमारा मिडिल इंग्लिश पीरियड क्यों शुरू हुआ? तो बता दूं कि 1066 में हमारा जो है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ, ठीक है? नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ। इसमें क्या हुआ कि जो नॉर्मन्स लोग थे, यानी कि फ्रांस का एक जनजाति है, ट्राइब्स है, वो फ्रांस के जो जनजाति थे वो इंग्लैंड पे क्या कर दिए? हमला कर दिए और हमला करके इंग्लैंड को अपना कब्जा में कर लिया। तो उसी समय से और जीत हुई किसकी? तो फ्रांस के लोगों को, यानी कि नॉर्मन्स का। तो नॉर्मन वहाँ पे अपना कॉलोनी बना लिया और वहाँ पे शासन करने लगा। कहाँ पे? इंग्लैंड में। तो उसी समय से जो है हमारा मिडिल इंग्लिश पीरियड का शुरुआत होता है। तो आइए इसी के बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट था उसके बारे में। तो विलियम ऑफ नॉर्मैंडी, नॉर्मैंडी एक स्थान, जगह का नाम है, प्लेस का नाम है, जो कि फ्रांस में है। Conqueror invades England, Harold was defeated and then Normans began to rule England। क्या हुआ कि विलियम ऑफ नॉर्मैंडी, नॉर्मैंडी एक जगह का नाम है, तो विलियम जो राजा था नॉर्मैंडी का, फ्रांस का, वो क्या किया? हेरोल्ड यानी कि इंग्लैंड का जो राजा था, मतलब इंग्लैंड में जिसका उस समय शासन था, ये दोनों में क्या होता है? एक युद्ध होता है, रिवॉल्ट होता है, और उस युद्ध में जो है विलियम ऑफ नॉर्मैंडी जीत जाता है और उसी का जो है इंग्लैंड पे कब्जा हो जाता है, यानी कि फ्रांस का कब्जा हो जाता है, ठीक है? फ्रेंच हैज बिकम द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जब देखिए, अब जब फ्रांस का जो वहाँ दबदबा बन गया, कॉलोनी बना लिया इंग्लैंड को, तो वहाँ पे किसका लैंग्वेज होगा? तो फ्रांस का ही लैंग्वेज होगा, फ्रांसीसी लैंग्वेज होगा, है ना? तो फ्रेंच जो है लैंग्वेज जो है वहाँ का कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज बन गया। फिर वहाँ पे उसी समय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का मतलब फाउंड किया गया 1167 में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी करा गया 1209 में, ठीक है? चलिए यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा सारा कुछ कि किस प्रकार से जो है वह इंग्लैंड में, यानी कि ब्रिटेन में जो है, जो किस प्रकार से फ्रांस का वहाँ कब्जा चला, ठीक है? चलिए आगे देखेंगे हम लोग। इसी समय जब फ्रांस में विलियम ऑफ नॉर्मैंडी का शासन चल रहा था, तो वहाँ के जो लोग थे उसको 3 स्टेट्स में बांटा गया, ठीक है? 3 स्टेट्स में, जिसमें 3 स्टेट्स में कौन था हमारा? तो फर्स्ट है नोबिलिटी, ठीक है? जिसमें नोबिलिटी को किस में रखा गया? तो किंग को, क्वीन को, प्रिंस और प्रिंसेस को, यानी कि जो भी राजघराने से बिलोंग करता था उसको नोबिलिटी में रखा गया। क्लर्जी में चर्च अथॉरिटी, यानी कि जिसको हम लोग अपने भाषा में पंडित बोलते हैं, यानी कि चर्च में जो प्रीस्ट वगैरह रहते थे उनको क्लर्जी में रखा गया। पीपल जो पीजेंट यानी कि किसान लोग थे उनको 3rd नंबर में रखा गया, ठीक है? यानी कि हाईएस्ट में कौन था? राजा था। उसके बाद क्लर्जी मैन हो गया, प्रीस्ट वगैरह। 3rd में हमारा कौन आ गया? फार्मर्स आ गए, ठीक है? और इसी को जो है, इसी को हम लोग नाम से जानते हैं फ्यूडल सिस्टम, ठीक है? याद रखिएगा, पूछेगा क्वेश्चन में कि व्हाट इज फ्यूडल सिस्टम। तो फ्यूडल सिस्टम क्या था? 3 स्टेट्स जो सिस्टम था वही हमारा क्या कहलाया? तो फ्यूडल सिस्टम कहलाया, ठीक है? इसी तीनों स्टेट्स को, ठीक है? चलिए आगे हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट रिवोल्ट एंड वॉर इन दिस पीरियड। तो देखिए यहाँ जायज़ सी बात है कि जिस प्रकार इंडिया में जो अंग्रेज लोग थे वे अपना जो रूल रेगुलेशन बना रहे थे, तो यहाँ के लोग तो उसका विरोध किया ना। उसी प्रकार जब फ्रांस के लोग वहाँ पे बहुत सारे रूल रेगुलेशन बना रहे थे इंग्लैंड में, तो वहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे जो वहाँ के पीजेंट लोग थे, जो किसान लोग थे, क्योंकि उसको निचला हिस्सा सबसे समझा जाता था। क्यों समझा जाता था? क्योंकि वहाँ का जो क्लर्जी मैन यानी कि जो वहाँ के प्रीस्ट होते थे, उनका मानना था कि पीजेंट लोग हैं, डायरेक्ट भगवान को कुछ नहीं बोल सकते। एक वो जरिया है, यानी कि अगर किसानों को अगर कुछ भगवान से मांगना है या कुछ चढ़ाना है या कुछ पूजा पाठ करवाना है तो खुद से नहीं कर सकते थे, उनको प्रीस्ट के पास जाना होगा और प्रीस्ट जो है वो भगवान के पास जाके उसका जो भी काम रहेगा वो करेगा। इसका मतलब कि जो प्रीस्ट था यानी कि जो क्लर्जी था वो अपने आप को मीडिएटर के रूप में ले रहा था। इसीलिए जो पीपल्स थे, पीजेंट थे, किसान थे, वो इससे बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थे और उसका विरोध किया, ठीक है? तो यही सब जो विरोध हुआ, इसी में हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे जो यहाँ रिवॉल्ट वॉर्स हुए इन्हीं के कारण हुआ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 100 ईयर वॉर्स, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 ईयर वॉर्स जो है ये हमारा 1337 से 1453 तक चला। हालांकि इसका नाम है 100 ईयर वॉर्स, लेकिन ये चला 116 ईयर, ठीक है? याद रखिएगा। इंग्लैंड में इसका हुआ। हाउस ऑफ प्लांटेजेंट
एंड वर्सेस फ्रांस का हाउस ऑफ वेलोइज में, ठीक है। यानी कि इंग्लैंड वर्सेस हमारा किस में हुआ, फ्रांस में हुआ, याद रखिएगा। तो 100 ईयर वॉर किस में हुआ, तो इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस में। अच्छा, वॉर किस लिए हुआ, क्या कारण था, तो यही फ्यूडल सिस्टम, क्योंकि जो यहाँ का किसान लोग थे उनको अच्छा नहीं, मतलब उनको सेफ महसूस नहीं हो रहा था, सेफ फील नहीं कर रहे थे अपने ही मतलब कंट्री में रह के, उनको लग रहा था कि किसी कोई उसके ऊपर शासन कर रहा है। तो इसीलिए जो है फ्यूडल सिस्टम के विरोध में, क्योंकि उनका भी, किसानों का भी मानना था कि हम लोग भी क्या है, सेम ट्रीट हो, सभी को जो है समान नज़रों से देखा जाए। तो इसीलिए वहाँ के जो किसान थे वे उनका विरोध किया, और इसी तरह से साल 116 साल जो है युद्ध चला, उसी को हम लोग जानते हैं 100 ईयर वॉर्स के नाम से, ठीक है। फिर सेकंड है हमारा ब्लैक डेथ, जिसको ब्यूबोनिक प्लेग भी कहते हैं। तो यहाँ से देखिए ब्लैक डेथ क्या था, वॉर नहीं था, एक उस समय महामारी आई हुई थी जिसको ब्यूबोनिक प्लेग भी कहा जाता है, ब्लैक डेथ, जिसमें 1/3 जो है ना, 1/3 पॉपुलेशन जो है इंग्लैंड का खत्म हो चुका था, ठीक है। ये कब आया था, इसका ईयर आप लोग याद रखिएगा कि 1348 से 1349 के बीच में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा पीजेंट वॉर। तो पीजेंट रिवोल्ट जो है क्या था, तो किसानों के द्वारा किया गया विद्रोह, ठीक है। तो किसानों के द्वारा किया गया विद्रोह क्या था, तो 3 स्टेजेस जो हमारा फ्यूडल सिस्टम है वो तो था ही 100 ईयर वॉर्स में। लेकिन क्या होता है कि जब 100 ईयर वॉर हो रहा होता है ना, तो उस समय क्या होता है, तो किसी भी, जब भी हम लोग जानते हैं कि किसी भी देश में जब वहाँ युद्ध चल रहा होता है, तो वहाँ का जो है सामान उत्पादन में कमी आ जाती है, जिसके चलते वहाँ का जो, बोल सकते हैं कि सभी सामान जो है, कोई भी वस्तु जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने लगती है। तो इसीलिए वहाँ के जो राजा लोग थे ना, वो बहुत ज़्यादा टैक्स ले रहे थे, किससे, तो टैक्स किससे लेता था ज़्यादा, तो किसान लोग से, पीजेंट से। तो इसीलिए वहाँ के किसानों ने एक विद्रोह किया, किस लिए, हाई टैक्सेशन के विरोध में, ठीक है। उनका कहना था कि हम लोग जो है इतना टैक्स नहीं पे कर पाएंगे। तो इसीलिए यह विरोध जो है किसानों के द्वारा किया गया 1381 में, ठीक है। फिर हमारा फोर्थ है वॉर ऑफ रोजेज, ठीक है। वॉर ऑफ रोजेज जो था एक सिविल वॉर था, ठीक है। कहाँ, इंग्लैंड में हुआ, और लगभग 30 ईयर्स चला, जो कि 1455 से लेकर 85 तक चला। याद रखिएगा कि 30 ईयर वॉर कौन था, तो वॉर ऑफ रोजेज था, ठीक है। इसमें 2 ग्रुप में लोग बटे हुए थे, जहाँ 2 ग्रुपों की लड़ाई हो रही थी इंग्लैंड में, जिसमें फर्स्ट था हमारा हाउस ऑफ लैंकास्टर, और सेकंड था हमारा हाउस ऑफ यॉर्क, ठीक है। हाउस ऑफ लैंकास्टर जो है और हाउस ऑफ यॉर्क जो है, ये दोनों में युद्ध हो रहा था। और ये दोनों का युद्ध क्यों हो रहा था, तो अपने एरिया को मिलाने के लिए, जैसे भी कैसे इंडिया पाकिस्तान में युद्ध होता है ना कश्मीर के लिए, उसी तरह हाउस ऑफ लैंकास्टर हाउस ऑफ यॉर्क में हो रहा था। तो इसी में यहाँ से याद रखिएगा आप कि हाउस ऑफ लैंकास्टर, जब इसका रोजेज नाम है, वॉर ऑफ रोजेज, तो हाउस ऑफ लैंकास्टर जो है, इसका चिन्ह क्या था, तो रेड रोज, याद रखिएगा, ठीक है। हाउस ऑफ लैंकास्टर का जो सिंबल था वो रेड रोज था, ठीक है। और हाउस ऑफ यॉर्क का जो सिंबल था वाइट रोज था, यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। फिर है हमारा, चलिए आगे देखेंगे एज ऑफ चौसर के बारे में, जो कि 1340, यहाँ सॉरी यहाँ 40 होगा, 40 से 1400 तक के बीच में चला है। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं सबसे पहले, द एज ऑफ चौसर इज अ पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर स्पैनिंग रफली फ्रॉम द मिड 14th एंड द लेट 15th सेंचुरी, है ना। 14 और लेट 15th सेंचुरी तक चला। कैरेक्टराइज्ड बाय द इमर्जेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एज अ लिटरेरी मीडियम एंड द फ्लोराइजिंग ऑफ पोएट्री, प्रोज एंड ड्रामा। इस समय क्या हुआ कि पोएट्री, प्रोज और ड्रामा का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि जब हम लोग जानते हैं कि चौसर को क्या कहा जाता है, तो फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है, ठीक है। फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ पोएट्री, इन्हीं को कहा जाता है चौसर को। तो इस समय में जो है पोएट्री, प्रोज और ड्रामा का जो है बहुत ज़्यादा विकास हुआ। इट इज़ ऑफन कंसिडर्ड द बिगनिंग ऑफ द मिडिल इंग्लिश पीरियड, और इस पीरियड को बिगनिंग ऑफ मिडिल इंग्लिश पीरियड के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा कि मिडिल इंग्लिश पीरियड का ही पार्ट है हमारा एज ऑफ चौसर और एंग्लो नॉर्मन पीरियड जो है वो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा आगे, द नेम एज ऑफ चौसर इज डराइव्ड फ्रॉम इंग्लिश पोइट जॉफ्री चौसर, यानी कि द एज ऑफ चौसर जो है वह पोइट जॉफ्री चौसर के नाम से बनाया गया, हु इज ऑफन कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर का फादर किसे कहा जाता है, तो जॉफ्री चौसर को। हिज वर्क पार्टिकुलरली द कंटेम्परेरी टेल्स इज अ लैंडमार्क इन द मिडिल इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि इनका जो मोस्ट फेमस वर्क है हमारा द कंटेम्परेरी टेल्स, ठीक है। ये जो है चौसर का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। शो कैसिंग द डाइवर्सिटी ऑफ इंग्लिश सोसाइटी एंड कल्चर इन द लेट 19th सेंचुरी, और ये दिखाता है कल्चर को, सोसाइटी के कल्चर को, ठीक है, 14th सेंचुरी के बारे में। चलिए हम लोग देखेंगे अब
की फीचर्स ऑफ द एज ऑफ चौसर इंक्लूड। अब इस चौसर एज का जो है क्या फीचर्स था, क्या विशेषताएं थी इसके पोएट्री के और इसके ड्रामा का, तो उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ है इमरजेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि मिडिल इंग्लिश, द इंग्लिश स्पोकन इन इंग्लैंड ड्यूरिंग दिस पीरियड began to replace old English as the primary language of literature and government। तो क्या हुआ कि इस एज में आने के बाद लोग जो है मिडिल इंग्लिश को अपनाने लगे, ज़्यादा ओल्ड इंग्लिश का बहिष्कार करने लगे और इंग्लिश मतलब इसी मिडिल इंग्लिश लिटरेचर को ही लैंग्वेज के रूप में रखा गया। सेकंड है फ्लोराइजिंग ऑफ पोएट्री। तो इस टाइम पे क्या हुआ कि जो जॉफ्री चाउसर का जो कंटेम्प्रेरी टेल्स था ना, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका था और भी बहुत सारे राइटर थे इस समय में, जैसे जॉन गोवर थे और विलियम लैंगलैंड भी थे। ठीक है, तो यही यहाँ बताया गया है। फिर है डेवलपमेंट ऑफ प्रोज। इस टाइम पीरियड में प्रोज का डेवलपमेंट हुआ। वाइल पोएट्री वाज मोर प्रिविलेंट, प्रोज वर्क सच एज सर गवेन एंड द ग्रीन नाइट, द ट्रेवल्स और सर जॉन मेडवाइल ऑल्सो इमर्ज्ड। यानी कि इस टाइम पे बहुत सारे राइटर आए जो कि प्रोज के बारे में बताएं। ठीक है, ग्रोथ ऑफ ड्रामा। इस समय में ड्रामा का ग्रोथ हुआ, ड्रामा का विकास हुआ। ठीक है, रिलीजियस ड्रामा भी शुरुआत हुआ। पार्टिकुलरली मिस्ट्री प्लेस एंड मिरेकल प्लेस बिकम पॉपुलर ड्यूरिंग दिस टाइम। इस टाइम पे याद रखिएगा कि एज ऑफ चौसर में जो ड्रामा हुआ करता था वो कौन सा ड्रामा हुआ करता था, तो मिस्ट्री प्लेज वहाँ पे ज़्यादा लिखे जाते थे, मतलब रहस्यमयी प्लेज जिसमें बहुत सारे रहस्य हो, किसी जादू के बारे में, मिरेकल चमत्कार के बारे में। ठीक है, तो इस तरह का जो ड्रामा था उस टाइम पे डेवलप हुआ, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चला करते थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। जॉफ्री चौसर द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हम लोग को तो पता ही है, अभी हम लोगों ने देखा कि जॉफ्री चौसर इज ऑफन रेफर द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ड्यू टू हिज सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट of the English language and poetry. Born in London, sometimes in the early 1340s, Chaucer lived during a टाइम ऑफ ग्रेट सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज इन इंग्लैंड। देखिए क्या होता है कि जॉफ्री चौसर का जो बर्थ होता है वो लंदन में होता है, और कब, तो 1940 में। लेकिन जो ये चौसर जो है वो क्या कर रहे थे, सोशल पॉलिटिकल चेंजेस लाना चाहते थे इंग्लैंड में। ठीक है, इसीलिए इन्होंने लिखना चालू किया किसी भी वर्क के बारे में। ठीक है, चलिए अब देखेंगे कि चौसर जो कोई भी वर्क लिखा करते थे उनका स्टाइल क्या था। तो चौसर पोइट्री स्टाइल वाज रिवोल्यूशनरी फॉर इट्स टाइम, बहुत ही क्रांतिकारी किस्म के थे, इनका राइटिंग भी उसी टाइप का हुआ करता था। ही प्राइमरीली रोट इन मिडिल इंग्लिश, अ फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज दैट वाज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न इंग्लिश, जो कि मॉडर्न इंग्लिश जो अभी का इंग्लिश है उससे बहुत ही ज़्यादा अलग था उनका इंग्लिश। ठीक है, डिस्पाइट द लैंग्वेज बैरियर हिज वर्क्स आर स्टिल सेलिब्रेटेड फॉर देयर विट, ह्यूमर एंड सोशल कमेंटेटरी। लेकिन फिर भी अभी के लैंग्वेज से भले ही उनका लैंग्वेज बहुत अलग था, अभी अगर उनका ओरिजिनल टेक्स्ट आपको मिल जाए तो आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी उनका जो लिखने का स्टाइल था वो बहुत ही रिवॉल्यूशनरी था, बहुत ही ह्यूमर भरा हुआ था और सोशल कमेंटेटरी था, समाज के बारे में बताता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। हेयर आर सम की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चौसर पोएट्री स्टाइल। यहाँ पे कुछ इनके रिटन स्टाइल जो हैं पोएट्री के वे थे। तो इनका राइम कपलेट होता है। तो कपलेट किसको बोलते हैं, तो टू लाइन स्टांजा को। ठीक है, टू लाइन स्टांजा को हम लोग क्या बोलते हैं, कपलेट बोलते हैं। ठीक है, फिर सिक्स लाइन के स्टांजा को हम लोग सेस्टेप बोलते हैं। ठीक है, वो 8 लाइन को हम लोग ऑक्टेव बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह कपलेट जो होता है 2 लाइन का होता है। तो चौसर ऑफन यूज राइमिंग कपलेट विथ द पेयर्स ऑफ लाइन दैट राइम्स। और राइमिंग किसको बोलते हैं, जैसे लास्ट का जो शब्द होता है किसी भी कविता जब हम लोग हिंदी में करते हैं तो किस प्रकार कैसे जो होता है लाइन का जो वर्ड होता है सेम, जैसे त लास्ट में आ गया तो राइम कर रहा है, मतलब मैच कर रहा है। ठीक है, तो राइमिंग कपलेट्स में लिखते थे, सटायरिकल लिखते थे यानी कि व्यंग्यात्मक रूप से वो लिखा करते थे। रियलिज्म थे, रियल माने कि सोशल पॉलिटिकल मुद्दे को बताते थे। सोशल कमेंटेटरी भी थे। ठीक है, चलिए आगे है चौसर्स मोस्ट फेमस वर्क्स, यानी कि चौसर का जो फेमस वर्क्स हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चौसर का जो सबसे फेमस वर्क है हमारा वो है द कंटेम्पररी टेल्स। ठीक है, और ये जो कंटेम्पररी टेल्स था एक कैथेड्रल का नाम था, यानी कि चर्च का नाम था। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ स्टोरीज इज कंसीडर्ड चौसर्स मास्टरपीस, यानी कि जो कलेक्शन है यानी कि द कंटेम्पररी टेल्स ये इनका मास्टरपीस के रूप में माना जाता है, इनके लाइफ का सबसे अच्छा वर्क यही है। इट फॉलोज अ ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स ऑन अ जर्नी टू कंटेम्पररी कैथेड्रल। इसमें बताया गया है कि जो चौसर हैं वे एक कैथेड्रल की तरफ जर्नी में जा रहे होते हैं। पिलग्रिम्स यानी कि पिलग्रिम्स मतलब क्या बोल सकते हैं, यात्रा वृत्तांत मतलब घूमने वाला दार्शनिक स्थल जो होता है उनको बोला जाता है। तो वहाँ पे जा रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, वहाँ पे उनको बहुत सारे लोग भी मिलते हैं हु टेल टेल्स टू पास द टाइम,
और वे कहानी इसमें बताते हैं। द टेल्स ऑफर अ डाइवर्स रेंज ऑफ पर्सपेक्टिव ऑन मिडिएवल लाइफ, और इसमें मिडिएवल लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ों को बताते हैं यहाँ पे, बेस्ड ऑन सेंट थॉमस बैकेट लाइफ। और ये जो हम इनका जो पोयम है यानी कि द कंटेम्परेरी टेल्स, ये बेस्ड है किसके लाइफ पे, तो थॉमस बैकेट एक राइटर हैं, उनके बारे में यहाँ बताया गया है। और इस पोयम में जो है 29 पिलग्रिम्स को दिखाया गया है, 1 होस्ट और 1 नरेटर को यहाँ पे दिखाया गया है। इसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि जो कंटेम्परेरी टेल है इसी से क्वेश्चन में भी आ सकता है, बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनता है। तो इसीलिए याद रखिएगा कि ये जो है कैथेड्रल जा रहे हैं, कहाँ, पिलग्रिम्स पे जा रहे हैं। 29 पिलग्रिम्स है, 1 होस्ट है एंड 1 नरेटर है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट इनका वर्क ट्रायलुस एंड क्रिसेडा, ठीक है। ट्रायलुस एंड क्रिसेडा जो है, दिस ट्रेजिक लव स्टोरी इज बेस्ड ऑन द क्लासिकल मिथ। और ये जो क्या है, एक लव स्टोरी है जो कि क्लासिकल मिथ है। मिथ मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि अफवाह है, यानी कि जिसको मतलब बोल सकते हैं कि नहीं, काल्पनिक है, मिथ काल्पनिक है। इट एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ लव, बेट्रियल एंड द ह्यूमन कंडीशन, है ना। यह मिथ ऑफ लव को दिखाता है, लव को थीम्स, इसका थीम क्या है, तो लव है। और बिट्रेयल एंड द ह्यूमन कंडीशन को बिट्रे करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है द हाउस ऑफ फेम। द हाउस ऑफ फेम जो है, ए ड्रीम विजन एक्सप्लोरिंग थीम ऑफ फेम एंड फॉर्चून, ठीक है। फिर है द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, अ ड्रीम विजन अबाउट बर्ड्स चूजिंग देयर मैट्स, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे एक नोट है, चौसर जो है उनका एज 1340 से 1400 रहा है। लिव ड्यूरिंग द रेन्स ऑफ एडवर्ड थर्ड एंड रिचर्ड सेकंड, यानी कि जो चौसर हैं, हमारे जॉफरी चौसर, वो जो जब तक उनका मतलब जीवन काल रहा, तो वे किसके शासन काल में रहे, तो एडवर्ड थ्री एंड रिचर्ड सेकंड, जो ये दोनों हैं उस समय के वहाँ राजा हुआ करते थे, किंग हुआ करते थे। तो आप लोग याद रखिएगा कि चौसर के समय उनके कंटेम्प्ररी जो किंग्स थे वो कौन कौन से थे, तो एडवर्ड थर्ड एंड रिचर्ड सेकंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मोर राइटर इन दिस एज। अब हम लोग जॉफरी चौसर के बारे में देखें, उनके कुछ कुछ वर्क्स को देखें, उसमें पोइट्री कैसा था उसके बारे में देखें। अब है मोर राइटर्स इन दिस एज, इस एज में और कौन कौन से राइटर थे, तो सबसे सेकंड में हमारा आता है, सबसे ऊपर तो जॉफरी चौसर का नाम आएगा। सेकंड में हमारा आएगा जॉन वाइक्लिफ। जॉन वाइक्लिफ जो है एक ऐसे राइटर रहे, जब 3 स्टेट्स का जो हमारा फ्यूडल सिस्टम चल रहा था ना, जब 3 स्टेज में लोग बटा हुआ था, क्लर्जी में सबसे ऊपर तो हमारा हो गया नोबेलिटी, फिर क्लर्जी, फिर हमारा कौन आ गया, नोबेलिटी, क्लर्जी, फिर हमारा आ गया पीजेंट। तो उस समय पे सबका मानना था कि जो पीजेंट लोग हैं, जो सबसे नीचे तबके के लोग आ रहे हैं, उनको जो है बाइबल नहीं पढ़ सकते वो, क्योंकि उनका जो लैंग्वेज नहीं था, ठीक है। यानी कि बाइबल का जो लैंग्वेज था वो कॉमन पीपल के लिए बनाया नहीं गया था, वो कॉमन पीपल के समझ से परे था। लेकिन जॉन वाइक्लिफ एक ऐसे राइटर थे जो बाइबल को जो है ट्रांसलेट कर रहे थे, किसके लिए, तो कॉमन पीपल के लिए, ठीक है। तो इसके लिए इनको याद करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो जॉन वाइक्लिफ, जिनका एज जो है मतलब बर्थ जो है 1320 को हुआ और 1384 तक वो रहे, वाज एन इंग्लिश theologian, philosopher and reformer who played a significant role in the लोलार्ड मूवमेंट। तो लोलार्ड मूवमेंट क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, जो वही हम बताएं ना अभी कि ट्रांसलेट कर रहे थे बाइबल को, तो इसी मूवमेंट को, इसीलिए इन्होंने एक मूवमेंट चलाया जिसको लोलार्ड मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। चलिए, प्रिकर्सर टू द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, while preliminary known for these theological works and his translation of the Bible into English, Wycliffe did write poetry, although his poetic output is not as extensive as his other writings। यानी कि इनका जो इस तरह का वर्क था बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट करने का काम किया। वाइक्लिफ्स पोइट्री स्टाइल, इनका पोइट्री स्टाइल कैसा था, इन्होंने किस किस चीज़ के बारे में लिखा, तो रिलीजियस फोकस, इन्होंने धार्मिक चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया। सिंप्लिसिटी, यूज़ ऑफ एलेगरी, एलेगरी का इन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया। राइम एंड मीटर का भी यूज़ किया, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ वाइक्लिफ पोइट्री, इनका पोइट्री कौन कौन सा है, तो द लॉर्ड इज माई शेफर्ड एंड ऑन द 10 कमांडेंट्स, ठीक है। ये इनका कुछ वर्क्स है, यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छे से। नोट है, द बाइबल वॉज नॉट फेमिलियर टू कॉमन पीपल, जो बाइबल था वो कॉमन पीपल के लिए फेमिलियर नहीं था, यानी कि उनको समझ में से मुश्किल था। सो जॉन वाइक्लिफ ट्राइड टू ट्रांसलेट लैंग्वेज ऑफ द बाइबल, इसलिए जॉन वाइक्लिफ ने क्या किया, इस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का काम किया एंड स्टार्ट द लोलार्ड मूवमेंट, और इसी के लिए उन्होंने लोलार्ड मूवमेंट की शुरुआत की। सो आफ्टर सम टाइम जॉन डाइड, यानी कि जो जॉन वाइक्लिफ थे कुछ समय बाद इनकी देहांत हो जाता है।
चलिए नेक्स्ट राइटर है हमारा जॉन गॉवर, जो कि 1330 से 1408 तक उनका टाइम पीरियड रहा। ठीक है, सबसे फर्स्ट उनका वर्क है कॉन्फेसियो अमेंटिस। कॉन्फेसियो अमेंटिस ऐसे एक ऐसा वर्क है इनका जो लव और मोरालिटी को दिखाता है। ठीक है, फिर है हमारा वॉक्स क्लेमेंटिस। वॉक्स क्लेमेंटिस भी इनका वर्क है, जो कि रिवॉल्ट 1381 को हुआ था। किसके लिए? तो अ लैटिन पोएम अबाउट द पीजेंट, पीजेंट के द्वारा एक विरोध हुआ, उसके द्वारा उसके लिए इसमें लिखा गया है। फिर है हमारा विलियम लैंगलैंड, जो कि 1332 से 1401 तक उनका टाइम पीरियड रहा। ठीक है, पियर्स प्लॉमैन इनका एक वर्क है एन एलेग्रिकल पोएम अबाउट सोशल एंड रिलीजियस इशू। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग याद रखिएगा कि इस टाइम के जो भी राइटर हुआ करते थे, प्रोमिनेंट राइटर हुआ करते थे, वे एलेग्रिकल पोएम ज़्यादा लिखा करते थे। देखिए जॉन गॉवर भी एलेग्रिकल पोएम लिखा, विलियम लैंगलैंड भी एलेग्रिकल पोएम लिखे। ठीक है, उसी तरह हम देखेंगे थॉमस हॉकलिफ को। थॉमस हॉकलिफ जो है 1378 से लेकर 1447 तक उनका जीवन रहा। द रेजिमेंट ऑफ द प्रिंसेस इनका एक वर्क है, अ मोरल ट्रिस्टाइज फॉर यंग प्रिंसेस। ठीक है, इनके लिए इन्होंने लिखा। फिर हमारा है जॉन लीजेट। जॉन लीजेट जो है 1370 से 1450 तक इनका रहा। द फॉल ऑफ प्रिंसेस, फॉल ऑफ प्रिंसेस इनका वर्क है। ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दे रहा हूँ ताकि अगर एग्जाम में आए तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट है सर थॉमस मैलोरी, जिसका टाइम पीरियड रहा 1415 से 1471 तक। इन्होंने ले मोट टी अर्थर लिखा। ठीक है, प्रोज लिखा, ये हमारा प्रोज है। और इस प्रोज में उन्होंने किंग अर्थर के बारे में डिस्क्राइब किया। ठीक है, किंग अर्थर के बारे में इन्होंने इस प्रोज में डिस्क्राइब किया और इनके बारे में लिखा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग ने देखा एज ऑफ चौसर को बहुत ही अच्छे तरीके से। इससे बाहर तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों, इसीलिए आप जो है इस पे एकदम कंसंट्रेट करें और ज़्यादा इधर-उधर भागने का ट्राई मत करें। किसी भी नोट्स पे या किसी भी एक नोट्स पे आप लोग स्टिक करें, ताकि आपका जो है पूरा कॉन्सेप्ट इसी पे रहेगा और इसको आप बार-बार रिवाइज़ करें। ठीक है? तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पढ़ाई कैंप के साथ जुड़ सकते हैं और वहाँ से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पे जितने भी क्लासेस यहाँ जेटेड को लेकर कराई जाती है, वे सारी पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल आप लोगों को करवाई जाती है। और दोस्तों यहाँ पे हमारे इस चैनल पे आप हमारे प्लेलिस्ट पे विजिट करें। वहाँ पे जेटेड में जितने भी सिलेबस हैं लेवल 1 2 खासकर लेवल 2 के लिए हम लोगों ने यहाँ क्लास स्टार्ट करवाए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको यहाँ पूरी तैयारी जो है जेटेड के बहुत ही अच्छे तरीके से करवाई जाएगी। तो चलिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें। अगर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।